वेलकम टू टेल मूवीज, जहां पर होती है हर मूवी एक्सप्लेन। तो इस फिल्म की शुरुआत होते ही हम सीधे पहुंचते हैं रॉनी के टूटे हुए दिमागी हालत में, जो इस गैंग का सबसे सीनियर और अनुभवी लीडर था। शुरुआती सीन में उसकी एक बेहद परेशान कर देने वाली इनर वॉइस सुनाई देती है, जहां वो खुद से कबूल करता है कि उसने जिंदगी में ऐसा भयानक काम किया है, इतना गंदा और अक्षम्य पाप किया है कि उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उसकी बड़बड़ाहट से साफ झलकता है कि 30 साल की इस क्रिमिनल लाइफ ने उसे अंदर से थका दिया है, अब वो और नहीं झेल सकता। इसके बाद सीन कट होता है और रॉनी मिलता है हैरोल्ड लैंग से, जो एक चालाक और सॉफ्ट बोलने वाला आदमी है और एक ताकतवर लेकिन कभी ना दिखने वाला माफिया बॉस मिस्टर रेनॉल्ड्स का राइट हैंड है। दोनों की मुलाकात चुपके से होती है, जहां हैरोल्ड बताता है कि बॉस ने एक बड़ा बैंक रॉबरी प्लान किया है और रॉनी को इस ऑपरेशन की लीड दी जाएगी। मिस्टर रेनॉल्ड्स खुद कभी सामने नहीं आते, लेकिन रॉनी की ईमानदारी और पुराने अनुभव की वजह से उसे फिर से मैदान में उतारा गया है। रॉनी की सबसे बड़ी खासियत थी भरोसेमंद रहना और बिना सवाल किए ऑर्डर फॉलो करना। सीन सीधे कट होता है रॉबरी सीन पर। रॉनी के साथ दो और लोग हैं, ग्रैडी और रॉयस। ग्रैडी एक पागल टाइप का हिंसक और अनकंट्रोल लड़का है, छोटी सी बात पर भड़क जाता है। वहीं रॉयस सबसे छोटा मेंबर है, थोड़ा सीधा साधा और ओबीडियंट। रॉबरी के बीच में अचानक एक अजीब सी आवाज आती है। ग्रैडी जाकर चेक करता है तो देखता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहा है। बस फिर क्या था, ग्रैडी का दिमाग फट जाता है। वो गार्ड के चेहरे पर इतनी बेरहमी से हमला करता है कि हालत खराब कर देता है। रॉनी वहां पहुंचता है और ये सब देखकर आग बबूला हो जाता है। वो ग्रैडी पर गुस्सा करता है और थप्पड़ भी मार देता है, ताकि उसे एहसास हो कि उसकी ये हरकत पूरे मिशन को डुबो सकती है। इसके बाद तीनों वहां से भाग निकलते हैं। रॉयस कार चला रहा होता है। पुलिस की सायरन की आवाज सुनते ही उसका डर बढ़ जाता है, लेकिन रॉनी अपनी एक्सपीरियंस से सब हैंडल कर लेता है। रॉयस बार बार पूछता है कि अब कहाँ जाना है। तभी उनकी गाड़ी एक पैदल चलती औरत से टकरा जाती है। हालांकि वो पल भर के लिए पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन रॉनी ठंडे दिमाग से फैसला लेता है रुकना नहीं है। आखिरकार वे एक तय जगह पर पहुंचते हैं, जहां नंबर्स, जो कि गैंग का अकाउंटेंट है, उनका इंतजार कर रहा होता है। नंबर्स मिस्टर रेनॉल्ड्स का आदमी था और अब आगे की प्लानिंग उसके हाथ में थी। सबसे पहले वो पुराने सबूत मिटाने का ऑर्डर देता है। पुरानी कार को जला दिया जाता है, कपड़े भी जला दिए जाते हैं। हथियारों को छिपाना भी जरूरी होता है, लेकिन उन्हें छोड़ना पड़ता है, जिससे रिस्क बढ़ जाता है। नंबर्स बताता है कि बॉस का ऑर्डर है, अब सबको कुछ दिन के लिए एक दूर के हाइड आउट में छिपकर रहना होगा, जब तक कि पुलिस का दबाव कम ना हो जाए। उसके बाद ही पैसों की डील की जाएगी। वो हाइड आउट किसी पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी जैसा था, गंदा, डरावना और रहने लायक बिल्कुल भी नहीं। फिर भी सबको मजबूरी में टिकना पड़ा। नंबर्स पैसे की जिम्मेदारी लेता है और साफ कह देता है जब तक मिस्टर रेनॉल्ड्स का सीधा ऑर्डर ना आए कोई बाहर नहीं जाएगा। उसका अंदाजा था कि उन लोगों को करीब एक हफ्ता यहाँ पर रहना होगा। अब शुरू होता है उनका नर्क जैसा हफ्ता। रॉनी और रॉयस बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन ग्रैडी को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। नंबर्स ऊपर चला जाता है और कुछ देर में ड्रग लेकर नशे में डूब जाता है। थोड़ी देर ग्रैडी गुस्से में आता है और कहता है कि उसे खाने में क्यों नहीं बुलाया गया। रॉनी ठंडे लहजे में उसे समझाता है कि हम सब एक दूसरे को नहीं जानते और मैं तुम्हारे जैसे जानवर से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वो उसे सिक्योरिटी गार्ड वाली हरकत याद दिलाता है और कहता है कि इस जॉब के बाद वो दोबारा कभी उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। टेंशन बढ़ जाती है, माहौल में सन्नाटा छा जाता है। दूसरे दिन अब सब अपनी अपनी रूटीन में लग जाते हैं। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे हैरोल्ड ने ग्रैडी को रिक्रूट किया था और साफ कहा था कि रॉनी जो बोले वही करना। अब वापस हाइड आउट पर आते हैं। तीनों बैठे हैं। ग्रैडी फिर से अजीब बातें शुरू कर देता है। वो कहता है कि ये जगह बहुत डरावनी है, मेरी आंटी के गाँव जैसी, जहाँ भूत बसते हैं। रॉयस क्यूरियस होकर पूछता है क्यों, क्या हुआ था वहाँ। बस फिर ग्रैडी एक डरावनी कहानी सुनाने लगता है उस गांव के काले इतिहास की। रॉनी जो अनुभवी था बस एक लंबी सांस लेकर उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन ग्रैडी मुस्कुराकर बोलता है बस इसलिए कि तुम कुछ देख नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कुछ नहीं है। उसी वक्त नंबर्स आता है और सब फिर शराब पीने लगते हैं। ग्रैडी नशे में बोल देता है कि उसे लगता है कि उसने नंबर्स को पहले कहीं देखा है। रॉनी तुरंत बीच में टोकता है और कहता है शायद किसी और काम में, हम सब एक ही बॉस के लिए काम करते हैं। बाद में रॉनी किताब पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर नंबर्स नशे में धुत होकर शोर मचा रहा होता है। रॉनी ऊपर जाकर देखता है कि रॉयस बाथरूम में नशे में गिरा पड़ा है, बिल्कुल बेहोश। तीसरे दिन तक माहौल इतना बिगड़ चुका था कि हर कोई पागलपन की हद पर था। ग्रैडी दिन रात शराब में डूबा रहता है। नंबर्स ऊपर कमरे में अपने नशे में खोया हुआ है। रॉयस और ग्रैडी दोनों धूत रहते हैं और रॉनी बस अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। छठे दिन सब कुछ हाथ से निकल जाता है। रॉयस इतना नशे में होता है कि बाथरूम का टॉयलेट तोड़ देता है। पानी लीक होकर नीचे खाने की टेबल पर पहुंच जाता है और यहीं से शुरू होती है वो गड़बड़, जो पूरी कहानी को उलट कर रख देती है। अब कहानी का माहौल और भी तनावपूर्ण हो चुका था। ग्रैडी ने जो टॉयलेट वाली गड़बड़ ठीक करने की कोशिश की
वो पूरी तरह से फेल हो गई। अब चारों लोग उसी गंदी झोपड़ी में फंसे थे जहाँ एक बाल्टी में पानी टपक रहा था, मानो वो कोई छिपने की जगह नहीं बल्कि जेल हो। करीब पूरा हफ्ता बीत चुका था, खाने का सामान लगभग खत्म होने की कगार पर था और ऊपर से मिस्टर रेनॉल्ड्स की तरफ से कोई खबर नहीं आई थी। इस साइलेंस और अकेलेपन ने सबका दिमाग हिला दिया था। सबसे पहले रॉयस, जो सबसे छोटा और बेचैन था, शक करने लगा कि शायद बॉस को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो बोलता है, अगर ऐसा है तो क्यों न हम चारों पैसे बांट लें और अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाएं। लेकिन रॉनी पुरानी स्कूल का आदमी था, सख्त, वफादार और पूरी तरह बॉस पर भरोसा करने वाला। वो कहता है, बॉस के पास कोई बड़ा प्लान नहीं होगा, हमें इंतजार करना होगा। वहीं ग्रेडी को किसी की वफादारी से मतलब नहीं था, उसे सिर्फ अपनी भूख की टेंशन थी। वो चिल्लाकर कहता है, अगर हम बैठे रहे तो भूखे मर जाएंगे और ये बदबूदार घर हमें जिंदा सड़ा देगा। रॉनी ने एक आइडिया दिया कि नंबर्स जाकर बॉस से सीधे मिल ले, लेकिन ये बात सबने एक झटके में खारिज कर दी, क्योंकि मिस्टर रेनॉल्ड्स का सख्त ऑर्डर था, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अब सबकी हालत ऐसी थी कि पागलपन बस एक कदम दूर था। लेकिन 7वें दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर खड़ी थी एक औरत जिसका नाम था सी, जो खुद को मिस्टर रेनॉल्ड्स की तरफ से भेजा गया मैसेंजर बता रही थी। रॉनी ने तुरंत पूछा, बॉस क्या सोच रहा है? लेकिन सी ने साफ कहा कि वो सिर्फ ऑर्डर लेकर आई है, बॉस से कभी भी नहीं मिली। वो बस ये देखने आई थी कि उन्हें क्या चाहिए, क्या काम है। वो सबकी जरूरतें नोट करके बोली, मैं जल्द लौटूंगी। जाने से पहले रॉनी ने उससे विनती की, कृपया बॉस को बता देना कि हालत बहुत खराब है, हमें कुछ राहत चाहिए। शाम को रॉनी और रॉयस के बीच एक दिल छू लेने वाली बातचीत होती है। रॉनी उसे बताता है कि वो अपनी क्रिमिनल जिंदगी से कितना पछता रहा है। 30 साल की इस गलत दुनिया ने उसे तोड़ दिया है। वो रॉयस से कहता है, बेटा जैसे ही ये काम खत्म हो इस धंधे से निकल जाना, सीधी जिंदगी जीना। अब 8वां दिन आता है। अचानक बिजली झिलमिलाने लगती है और लाइट्स बार बार बुझने लगती हैं। ग्रेडी का पागलपन अब चरम पर था। वो चिल्लाने लगता है, ये सब इशारे हैं, मिस्टर रेनॉल्ड्स हमें मारने वाला है, पैसे वापस लेने वाला है। रॉनी फिर भी शांत रहता है और कहता है, बॉस कभी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जब ग्रेडी की बातों का असर नहीं हुआ तो वो जानबूझकर नीच हरकत पर उतर आता है। वो सी के बारे में घटिया बातें करने लगता है, यहाँ तक कि धमकी देता है कि जब वो औरत दोबारा आएगी तो वो उसके साथ जबरदस्ती करेगा। ये सुनते ही रॉनी का दिमाग फट जाता है। सी उसे अपनी बेटी की याद दिलाती थी और रॉनी का गुस्सा ग्रेडी पर फट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। रॉनी चिल्लाता है नंबर्स को बुलाने के लिए, पर नंबर्स नशे में धुत पड़ा रहता है। बहाना बनाता है ये तबीयत खराब है, जबकि हकीकत में वो नशे में उड़ रहा होता है। आखिर सब मिलकर ग्रेडी को बांध देते हैं। उसका चेहरा खून से सना हुआ फिर भी चुप नहीं बैठता। ग्रेडी अब मुंह से जहर उगलता है। वो कहता है, मैंने तुम सबकी फाइल पढ़ी है, ये नंबर्स खुद एक वांटेड क्रिमिनल है। अगर पैसे इसके पास रहे तो हम सब मारे जाएंगे। इसके पास गाड़ी की चाबी भी सिर्फ इसी के पास है। रॉनी सुनता है लेकिन फिर भी सख्त रहता है। वो कहता है, बॉस ने अगर नंबर्स पर भरोसा किया है तो बस वही बात मायने रखती है। रात को रॉनी थका हुआ परेशान हालत में रॉयस से कहता है कि ग्रेडी पर नजर रखना। लेकिन जैसे ही रॉनी कमरे से जाता है, ग्रेडी चालाकी से रॉयस के दिमाग में जहर घोलना शुरू करता है। वो उसे कहता है, कोई भगवान नहीं होता, कोई बॉस नहीं बचाएगा, नंबर्स पैसे लेकर भाग जाएगा और रॉनी वो तो तेरे रास्ते में सबसे बड़ा कांटा है। धीरे धीरे रॉयस उसका शिकार बन जाता है। तभी इसके बाद आधी रात में सब लोग सो रहे हैं। रॉयस रॉनी को झूठी कहानी सुनाकर उठाता है, कुछ गड़बड़ हो गई है, बाहर आओ। रॉनी तुरंत बाहर भागता है और तभी ग्रेडी और रॉयस मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। रॉनी जमीन पर गिर जाता है, बेबस और घायल। वो अब गेम से बाहर हो चुका था। अब इन दोनों का अगला टारगेट है नंबर्स, जिसके पास पैसे और चाबियां दोनों थी। ग्रेडी फुल जोश में अपने कमरे की तरफ दौड़ता है, लेकिन नंबर्स तैयार था। उसके हाथ में बंदूक थी, जबकि बॉस ने सख्त मना किया था हथियार रखने से। ग्रेडी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। नंबर्स डर के मारे पीछे हटता है, कोने में जा घुसता है और फिर ट्रिगर दबा देता है। अब कहानी अपने डरावने और खून से लथपथ मोड़ पर पहुंच चुकी थी। नंबर्स ने जो गोली चलाई थी वो बस ग्रेडी की टांग को छू कर निकल गई, लेकिन इतनी सी चोट ने नंबर्स को पूरी तरह से डरा दिया। वो डर के मारे बंदूक फेंक देता है। ग्रेडी जिसकी टांग से खून बह रहा था फिर भी रुका नहीं। वो पास रखी कुल्हाड़ी उठाता है और एक ही बार में नंबर्स का हाथ काट डालता है। कमरे से निकलती उसकी दर्दनाक चीखें पूरे घर में गूंज उठती है। ये आवाज सुनकर रॉनी को होश आता है। वो वहीं लेटा हुआ था, लहूलुहान और टूटा हुआ, और अब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आती है। रॉयस, वही लड़का जिसे उसने समझाने की कोशिश की थी, अब ग्रेडी के साथ मिल चुका था, उसी पागल के साथ जिससे वो बार बार सावधान कर रहा था। नंबर्स अब पूरी तरह से लाचार था, तो ग्रेडी ने रॉयस से कहा, जा पैसे उठा ला, मैं गाड़ी तैयार करता हूँ। रॉयस जैसे ही पैसे लेने गया वो रुक गया।
सामने नंबर्स पागलों की तरह हंस रहा था, एक डरावनी सनकी हंसी जो किसी भूतिया आवाज से कम नहीं थी। उधर ग्रेडी गाड़ी की चाबी लेने जाता है पर वहाँ एक ट्रैप लगा होता है जिससे उसका हाथ बुरी तरह से कट जाता है। अब वो गुस्से से पागल होकर वापस कमरे में आता है और फिर बिना एक पल गंवाए सीधे रॉयस के सीने में चाकू घोंप देता है। वो लड़का जो अब तक उसका साथी था वो उसी के हाथों मारा गया। रॉयस की किस्मत उसी पल सील हो जाती है जिस पल उसने रॉनी की बात अनसुनी की थी और उस शैतान ग्रेडी पर भरोसा किया था। ग्रेडी का इरादा अब साफ था, वो सारा माल अकेले चाहता था बिना किसी हिस्सेदार के। वो अब आखिरी अधूरा काम निपटाने के लिए रॉनी के पास लौटता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जैसे ही वो पास आता है रॉनी अचानक पूरी ताकत से पलटवार करता है। वो उसे पकड़कर एक घातक वार करता है। ग्रेडी घायल होता है लेकिन हार मानने वालों में नहीं था, वो भी पूरी ताकत से पलटता है। दोनों में एक जबरदस्त संघर्ष होता है और तभी जब रॉनी लगभग खत्म हो चुका था, रॉयस जो मरा हुआ समझा गया था घुटनों के बल रेंगता हुआ वापस आता है, अपने आखिरी सांसों से बंदूक उठाता है और ग्रेडी पर गोली चला देता है। एक ही झटके में वो पागल वहीं पर ढेर हो जाता है। उसी पल वो झोंपड़ी जो अब खून, नशे और मौत से भर चुकी थी आग पकड़ लेती है। आग तेजी से फैलती है, पूरा घर जलकर राख बन रहा था। रॉनी किसी तरह रेंगते हुए बाहर निकलता है, पास के पेड़ के सहारे गिर जाता है, बुरी तरह घायल लेकिन जिंदा। रॉयस अपनी आखिरी कोशिश पूरी कर चुका था, खून से लथपथ जमीन पर गिरता है और धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती है। तभी वो और सी वापस आती है, कुछ भी देखकर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, वो शांत खड़ी रहती है। रॉनी हाँफते हुए पूछता है बॉस का आखिरी मैसेज क्या था। सी जवाब देती है मिस्टर रेनॉल्ड्स ने कहा है कि तुम्हें अपने साथियों के साथ यहीं रहना है। रॉनी दर्द से कराहते हुए कहता है मेरे साथी सब मर चुके हैं। सी बस हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है यही तो होना था रॉनी, यही प्लान था। रॉनी आखिरी बार पूछता है तुम आखिर हो कौन। सी धीरे धीरे कहती है कि याद है वो औरत जिसे तुम लोगों ने कार से टक्कर मारी थी, वो मैं थी। ये सुनकर रॉनी की आंखें फटी रह जाती है। सी आगे कहती है उस एक्सीडेंट में मेरी मौत हो चुकी थी और अब असली सच सामने आता है, वो सभी मर चुके थे। जो कुछ भी इस कॉटेज में हुआ वो भय, शक, पागलपन, हिंसा असल दुनिया में नहीं हुआ था। वो सब उनकी आत्माओं की सजा थी, एक अनंत चक्र तक जहाँ चारों चोर अपने पापों की कीमत बार बार चुकाते रहते हैं। मिस्टर रेनॉल्ड्स जो उन्हें ऑर्डर दे रहा था असल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक दानव था जो उनके लालच और बुराई का प्रतीक था। और सी वो सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि कर्म, भाग्य या शायद एक प्रतिशोधी परिश्रम थी जो उनकी आत्माओं को उनके अपराधों का अंतिम हिसाब देने आई थी। चारों की किस्मत तय थी, वो हमेशा के लिए उसी जगह, उसी नर्क जैसे लूप में फंसे रहेंगे जहां मौत भी उन्हें मुक्ति नहीं देगी, क्योंकि ये उनकी सजा थी हमेशा के लिए। और मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।